दोस्तों, गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी बच्चों की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर पेपर मैम रेलवे का कैसे आया था, उस पर डिमांड थी कि देखना था उनको। तो ये जो पेपर का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ, पेपर का सोल्यूशन किस पे बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है। जैसे कि बच्चों क्या होता है कि कोई भी अगर एग्जाम देने गया है तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि वो पेपर नहीं, वो बैठ के पूरा सिस्टम स्कैन कर रहा हो और पूरा एकदम डिक्टो जो है वो ऑप्शन सहित जो है क्वेश्चन का आंसर लेके आ जाए। ऐसा नहीं होता है। वो एक आइडिया देते हैं कि मैम ऐसा बोलते हैं कि इस सिस्टम से क्वेश्चन आया था, ऐसा रूमेटिक फीवर वाला क्वेश्चन था। तो ऐसा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। और ये जो पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन से शिफ्ट का है? तो 2019 में जो आरआरबी का पेपर हुआ था इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ था और सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते समय आपको काफी मजा आने वाला है। जिन्होंने पूरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो मैं ऑलरेडी ले रखी हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है कि बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उनके लिए काफी इजी होने वाला है जिन्होंने क्लासेस पूरी देख रखी है, क्योंकि बहुत कुछ जो है उस क्लासेस से आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मजा तो आने वाला है। बाकी देखें आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कैसा उठाया था उन्होंने? व्हाट इंफॉर्मेशन नर्स शुड कंसीडर व्हाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि रूमेटिक फीवर हो गया, आपका स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है वो क्या क्या कॉज कर सकता है। तो स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है वो क्या क्या लीड कर सकता है? वो आपका इंडोकार्डाइटिस लीड कर सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लीड कर सकता है, ठीक है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। ये कुछ एक जो बैक्टीरिया है भाई साहब, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, वो क्या क्या बहुत सारे बीमारी लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट सस्पेक्ट किया जा रहा है किससे? रूमेटिक फीवर से। किससे सस्पेक्ट किया जा रहा है? रूमेटिक फीवर से। तो और रिसेंटली उसको क्या हो सकता है? उसको क्या हो सकता है? फेरिंजाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? वो फोर्थ वन जाने वाला है कि चांसेस है कि उसको रिसेंट एपिसोड रहा हो किस चीज का? फेरिंजाइटिस का, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है? आपका 4 जाने वाला है। क्या जाने वाला है? 4 जाने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करिए, ऑप्शन पढ़िए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब तक आपको ऑप्शन बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच प्रोसेस कम अंडर द चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली नेचर से कुछ चीजें लर्न कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नेचुरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? नेचुरलिज्म बोलते हैं। आइडियलिज्म जो होता है किसी के कॉन्सेप्ट, किसी थ्योरी से जो हम लर्न करें। रियलिज्म जो रियलिटी बेस्ड होता है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है? वो डी जाने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके नर्सिंग रिसर्च की जो क्लासेस मैं ले रखी हूँ, नर्सिंग रिसर्च भी आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्ले लिस्ट में है, 3 से 4 क्लासेस। उसमें अच्छे से बताई हूँ मैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ जो है वो जरूरी है। तो कौन सा ग्राफ जरूरी है? वो हिस्टोग्राम जरूरी है। क्या चाहिए? हिस्टोग्राम चाहिए, ठीक है। बार ग्राम, पाई ग्राम, ओलिव ग्राम, ये सारे ग्राम जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन हिस्टोग्राम जो होता है वो कैसे होता है? हिस्टोग्राम जो होता है वो कैसे होता है? वो ऐसे बना होता है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक। ये होता है हिस्टोग्राम का डायग्राम। अगर आ जाता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आप करके आइए, ठीक है, क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा का। ये ग्राफ जो यूज करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट्स ऑफ रिचार्जेस होते हैं एडजेसेंट ईच अदर, ठीक है। और किससे? ईच अदर जो होते हैं वो एडजेसेंट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों ने कहा था कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था कि मैच्योर ओवम का जो होता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
सो क्वेश्चन जो है वो यही सेट हुआ है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मेच्योर ओवम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? अगर प्रोसेस है कि वो ओवम से oogenesis हो रहा है तो उसी को बोलते हैं, oogenesis को ही बोलते हैं मेच्योर ओवम का प्रोसेस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? स्पर्म का मेच्योर होने का प्रोसेस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे जो होता है ये फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस गैमिट के बनने को बोलते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर आपका यहाँ क्या जाने वाला है? oogenesis जाने वाला है। क्या जाएगा? oogenesis जाएगा। द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग swallowing बाई, सो लैरिंग्स अगर क्लोज हो रहा है जब आप swallow कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? किसके थ्रू होता है ये? तो भाई साहब आपके बॉडी में यहाँ पे गले में क्या पाया जाता है? हेलो, क्या पाया जाता है? एपिग्लॉटिस पाया जाता है। सोना नहीं है, क्लासेस अच्छे से देखना है, ठीक है। क्या पाया जाएगा? एपिग्लॉटिस पाया जाएगा। ये ऐसा एक ढक्कन जैसा होता है। कैसा होता है? ढक्कन जैसा होता है। जैसे ही खाना ऊपर से आया वो क्या करेगा? ऐसे ढक्कन को बंद कर देगा और कहाँ जाने से रोक देगा? तो ये एपिग्लॉटिस कहाँ जाने से रोक देगा? आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में खाना जो है वो जाने से रोकेगा, ठीक है। अच्छा, बचपन में कहा जाता है ना कि खाना खाते समय बात मत करो, नहीं तो खाना कहाँ चला जाएगा? कहीं और चला जाएगा। तो कहीं और उनको तो नहीं पता होता कि कहाँ चला जाएगा, लेकिन साइंस भी कहती है कि खाना खाते समय बात नहीं करना होता है, क्योंकि ब्रेन का जो है पूरा फोकस वो किस पे, कौन से सिस्टम पे है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। अगर आप उसको डाइवर्ट कर दोगे तो भाई नर्व्स तो ही तो है, हाँ, वो डाइवर्ट हो गई तो हो सकता है खाना एपिग्लॉटिस ना कवर करके ना ढक पाए टाइमली और खाना किसमें चला जाए? रिस्पायरेटरी सिस्टम में। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय बात नहीं करनी है। ये बात सही है, खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, ठीक। सो राइट आंसर इसका क्या जाने वाला है? वो ए जाने वाला है। क्लियर है क्या? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ आर ईसीजी प्रेजेंटेड इन इश्चीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, किसी को एमआई हो रखा है और साथ में क्या है? एमआई की वजह से इश्चीमिया है, तो एक ईसीजी में आप क्या चेंजेस देखोगे? सो उसमें क्या देखोगे आप कि एक स्मॉल क्यू वेव देखने को मिलेगा विद द एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। आप सुने होंगे ईसीजी एमआई का टाइप होता है स्टेम आई, मतलब कि एसटी एलिवेशन वाला है एमआई, ठीक है। तो अगर एसटी एलिवेशन है और टी वेव का या तो जो होगा पीक होगा या क्या होगा? इन्वर्जन होगा। सो राइट आंसर आपका ए ही है, ठीक है। पी क्यू आर एस पूरी तरह से एलिवेट हो जाए। वैसे जनरली ईसीजी का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। कैसा होता है? ये पी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है, ये एस और ये टी, ठीक है। ये किसका फॉर्मेट है? एक ईसीजी का नॉर्मल फॉर्मेट होता है। इसमें एसटी जो होगा आपका, एसटी जो होगा वो देखने को क्या मिलेगा? एलिवेशन देखने को मिलेगा। मतलब कैसा होगा आपका? ये ऐसा होगा। तो ये एसटी एलिवेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छी बात है अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो। आपको पढ़ाया जा चुका है ये चीजें, ठीक है। और जो पढ़ चुके हैं, जो क्लासेस ले चुके हैं, उनके लिए तो समझ लो क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। और जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं वो जल्दी जल्दी क्लासेस को कवर करें, ठीक। सो द मोस्ट कॉमन ईसीजी साइन ऑफ मायोकार्डियल इश्चीमिया इज फ्लैट डाउन स्लोपिंग या एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा। कितना? 1.0 mm या फिर उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये ड्रॉ करता है अटेंशन टू अदर मच लेस कॉमन बट पॉसिबली इक्वली इंपॉर्टेंट होता है क्या? ईसीजी मैनिफेस्टेशन ऑफ द एमआई। इतना कहानी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये याद रखिए कि एसटी एलिवेशन देखने को मोस्टली मिलता है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको समझने के लिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? ये CHN का क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन हुआ इसके और पहला सिम्टम्स दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन जस्ट एग्जाम्पल मान लो आपको कब हुआ, आज की डेट क्या है? तो आज की डेट क्या है? 1 अप्रैल है, ठीक है। इन्फेक्शन मान लेते हैं कब हुआ है? 1 अप्रैल को हुआ है। और सिम्टम्स कब देखने को मिल रहा है? तो सिम्टम्स कब देखने को मिल रहा है? 7 अप्रैल को देखने को मिल रहा है। तो पहला सिम्टम्स जब अपीयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल का टाइमिंग क्या होगा आपका? इंक्यूबेशन पीरियड होगा। इन्फेक्शन होने से लेकर के फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होने को ही क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं,
ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा, व्हाट परसेंटेज डज बर्न ऑफ जेनाइटेलिया कंस्टिट्यूट बाय द रूल ऑफ 9? तो रूल ऑफ 9 को याद करने का एक इजी तरीका बताऊं, बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। तो रूल ऑफ 9 याद करने का इजी तरीका है, जेनाइटेलिया पे तो 1% देंगे, ठीक है। जहां जहां आपके बॉडी का साइज बड़ा है, जैसे कि आपका लोअर एक्सट्रीमिटीज बड़ा है एज कंपेरिजन टू शॉर्ट आपका अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, तो सब जगह आपको 9 देना होगा, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज में मतलब थाई पे आपको कितना पॉइंट देना होगा? 9 देना होगा। कितना देना होगा? 9 देना होगा। लोअर एक्सट्रीमिटीज के नीचे जो है वो कितना देना होगा? लोअर पार्ट पे, तो उसमें भी 9 देना होगा, ठीक है। ये सिर्फ इंटीरियर की बात कर रही हूं मैं। और रूल ऑफ 9 इंटीरियरली भी होता है और पोस्टीरियरली भी होता है, ठीक है। और आपका जो अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो ये अपर आर्म पे आपको 4.5 देना होगा और लोअर आर्म पे आपको 4.5 देना होगा, ठीक है। सो लोअर एक्सट्रीमिटीज पे टोटल एंटीरियरली देखा जाए तो 18% हो गया। अपर एक्सट्रीमिटीज पे टोटल देखा जाए एंटीरियरली तो कितना हो गया? 9% हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या? फेस आपका कितना होगा? 9% होगा। ट्रंक आपका कितना होगा? 9 और 9, क्योंकि ट्रंक किस में डिवाइड हो रहा है? एब्डोमेन प्लस चेस्ट में, ठीक है। सो सब जगह जो है वो आपका जितना भी एरिया अगर बात करें, बॉडी सरफेस एरिया अगर बड़ा है तो आपका जो है वो 9 जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ जाएगा? 4.5, तो आपके अपर एक्सट्रीमिटीज के अपर पार्ट्स में और लोअर पार्ट्स में जाएगा 4.9। बाकी सब जगह आपका 9 होगा। जेनाइटेलिया पे आपको तो बचपन से पता होगा, जब पढ़ाई कर रहे थे आप तभी से, कि कितना परसेंट होता है? 1% होता है, ठीक है। सो आंसर क्या है आपका? 1% है। क्लियर है क्या? क्लियर है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपको क्लासेस के टाइम पे कराया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड व्हाट? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरिलेशन। अच्छा, टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर होता क्या है कि आपका रिसर्च सही है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो क्या है? आपका टाइप 1 एरर है। सो राइट आंसर क्या? हाइपोथेसिस एजम्पशन होता है। हाइपोथेसिस एक तरह का प्रिडिक्शन होता है कि रिसर्च कैसा होगा, मतलब कुछ करने से पहले हम सोचते हैं ना रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या होता है? आपका हाइपोथेसिस, ठीक है। रिसर्च तो आपको पता ही है क्या होता है। सो राइट आंसर क्या जाने वाला है? यहाँ पे बी जाने वाला है। अच्छा, जो ये कोबाल्ट होता है वो कहाँ यूज किया जाता है? किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट का यूज जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। किसके ट्रीटमेंट में? कैंसर के। क्लियर है। और ग्वाइटर के टाइम पे तो आयोडीन यूज करते हैं। सो राइट आंसर इसका क्या जाने वाला है? बी जाने वाला है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, तो अगर कोई बात करे कि स्टोरेज फॉर्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स में, तो उसका स्टोरेज फॉर्म क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। हिपेरिन आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होता है। स्टार्च ह्यूमन बॉडी में जो है वो स्टोर नहीं होता है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? बी है। अच्छा, एक होता है क्या? पीडोफीलिया। पीडोफीलिया चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता है, ठीक है। पीडोफीलिया क्या होता है? चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता है। इसमें क्या होता है? ह्यूमन बीइंग जो होता है अपना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन किसके थ्रू जो होता है वो फुलफिल करते हैं? तो चाइल्ड्स के थ्रू जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको पीडोफीलिया के नाम से जानते हैं। फिजिकल एब्यूज नहीं है, वर्बल भी नहीं है और मेंटली भी ये नहीं होता है। सो राइट आंसर इसका क्या है? ए है। सो पीडोफीलिया क्या होता है? एक तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। इसमें एडल्ट एंड और ओल्डर एडोलसेंट जो होते हैं एक्सपीरियंसेस करते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन को प्रीब्यूसेंट चिल्ड्रंस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होगा एसिड बेस बैलेंस का कैसे करते हैं। नहीं पता है तो एक छोटा सा जो है प्रीव्यू रखो आप लोग एसिड बेस बैलेंस के लिए, कि जनरली अगर कोई पूछे आपसे कि पीएच कितना होता है, तो पीएच कितना होता है? 7.35 से लेकर के 7.45 तक पीएच होता है। अगर कोई आपसे बात करे कि CO2 कितना होता है इसमें, तो 3.5 से लेकर के 4.5 तक आपका CO2 होता है। और अगर चलो ठीक है CO2 भी हो गया, और कोई बात करे बाई कार्बोनेट कितना होता है, तो बाई कार्बोनेट 22 से लेकर के 28 तक होता है। और तीसरा पैरामीटर क्या होगा? तीसरा पैरामीटर क्या होगा? O2 होगा। तो O2 कितना होगा आपका? 90 to 100 होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि एक पेशेंट आया है जिसका एबीजी एनालिसिस हुआ और उसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि बाइकार्बोनेट भी क्या है, बाइकार्बोनेट कम है। ठीक है, बाइकार्बोनेट कम है और पीएच वैल्यू भी क्या है, कम है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब भी बाइकार्बोनेट कम होगा वो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और ये आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, तो पीएच जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपका CO2 भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, मोर देन 45 से या 45 से। ठीक है, तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में क्या देखने को मिलेगा, इसमें पीएच जो होगा वो कम देखने को मिलेगा और ये आपका ऑक्सीजन भी कम देखने को मिलेगा, वो आपका रिस्पायरेटरी जो है वो एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है तो अच्छी बात है। सो राइट आंसर इसका क्या जाने वाला है, वो बी जाने वाला है। अच्छा, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए पैटर्न यही रहा है 2019 का पैटर्न यही रहा है। तो इस बार जो पेपर हो रहा है वो कब हो रहा है, 25 में हो रहा है। कितने साल बाद हो रहा है, 6 साल बाद पेपर फिर से हो रहा है। तो आप जो है प्रिपरेशन अपना अच्छे से रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सेम तो पेपर नहीं छापेंगे, वो पेपर नहीं देंगे कि 2019 का ही पैटर्न आपको ला के रख दे, लेकिन मिलता जुलता जो है वो क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन बीट कर जाओगे। ठीक है, सो क्लियर है क्या, क्लियर है तो अच्छी बात है। सो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसके लिए अगर लेबर को इंड्यूस करना है तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है, मेथर्जिन ब्लीडिंग के लिए होता है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या जाने वाला है यहाँ पे, राइट आंसर आपका बी जाने वाला है। साइकोथेराप्यूटिक यूज ऑफ मूवमेंट, अगर कोई पूछे कि यूज ऑफ मूवमेंट करके आप कौन सा साइकोथेराप्यूटिक जो है वो थेरेपी दे रहे हो, तो अगर मूवमेंट की बात हो रहा है तो डांस ही होता है जिसमें बॉडी मूवमेंट्स होता है। म्यूजिक थेरेपी में तो आप सिंपली बैठ के या फिर मूवमेंट करके जस्ट आप चल के क्या कर सकते हो, गाना सुन सकते हो। रिक्रिएशनल थेरेपी में जरूरी नहीं है कि मूवमेंट्स देखने को मिले। रिलैक्सेशन में तो मेडिटेशन जैसा कुछ करेंगे तो मूवमेंट कहाँ से होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है, वो बी जाने वाला है। क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ, अच्छा ये अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ENT कराए हुए आई को जब पढ़ा रहे थे तो आई में क्या आया था, ग्लोकोमा आया था। क्या आया था, ग्लोकोमा आया था। ग्लोकोमा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ ऑकुलर कंडीशन कैरेक्टराइज बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ है भाई, इनका इंक्रीज हो गया इंट्रा ऑकुलर प्रेशर का, और जिसकी वजह से क्या हो गया, एसोसिएटेड विद विजन लॉस। पेशेंट विद सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, तो ऐसा कंडीशन है कि ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो रहा है, इंट्राओकुलर प्रेशर भी जो है बढ़ गया है, विजन लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ग्लोकोमा देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, ग्लोकोमा ही होता है ऐसी कंडीशन में। किरेटोकोनस तो आपको क्लियर हो गया है कि मैंकून साइन किस में देखने को मिलेगा, किरेटोकोनस में देखने को मिलेगा। और मैंकून साइन कैसा देखने को मिलता है, आई का जो है वो नीचे की ओर जो है सप्रेस्ड हो जाना लोअर लिड्स का। ठीक है, कैटरेक्ट आपको पता ही है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी नहीं होगा। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ए जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रोल ऑफ अ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स। सो अगर ऐसा कर रही है, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं कि वो रोल निभा रहे हैं किसका, कि पेशेंट के ह्यूमन राइट्स का और लीगल राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा कौन करता है, तो ऐसा राइट्स प्रोटेक्शन के लिए जो एडवोकेट होते हैं वो हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, एडवोकेट। तो कौन सा रोल प्ले कर रहे हो आप, पेशेंट एडवोकेट जैसा आप रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, यूटीआई तो होता है कॉमनली। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर कोई पूछे तो यूटीआई होता है, लेकिन अगर सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी जो होगा वो सबसे पहले अफेक्ट होता है। कौन सा, रिस्पायरेटरी जो होता है वो सबसे पहले अफेक्ट होता है, उसके बाद ही कोई सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो अगर इंट्रा प्लूरल स्पेस में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताओ एक बार आप लोग,
क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर करो। एक्यूमुलेशन ऑफ अ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस, उसको क्या बोलते हैं? तो अगर ब्लड का कलेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? काइलोथोरैक्स बोलेंगे या टेंशन न्यूमोथोरैक्स बोलेंगे, नीमोथोरैक्स बोलेंगे या हीमोथोरैक्स बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? हीमोथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है। काइलो जो होता है वो पस का कलेक्शन देखने को मिलना, किसका? पस कलेक्शन देखने को मिलना। और नीमो मतलब एयर कलेक्शन। ठीक है। स्टैप इंजरी की वजह से अगर एयर फिल्ड हो रहा है तो वो टेंशन नीमोथोरैक्स होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? डी है। क्या है? डी है। ठीक। विच सेल आर दैट टेक पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको नैक सेल के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल किलिंग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंटायर कंटेंट ऑफ ऑर्बिट इंक्लूडिंग आई बॉल एंड आई लीड्स, सबको निकाल दिया गया है। तो अगर सबको निकाल दे रहे हैं तो एक्स इंटरेशन के नाम से जानते हैं। क्या? एविशरेशन जो होता है वो पोस्ट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलना, वो एविशरेशन होता है। लेजर सर्जरी में नहीं होगा। एनुक्लिएशन जो होता है इंटायरली जो है वो निकाला नहीं जाता है। ठीक है। लेंस वगैरह निकाला जाता है। इसमें तो ऑर्बिट को, आई बॉल को, आई लीड्स को सबको हटा दिया, तो इसको एक्सटिरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। सो अगर ऐसा हो रहा है, ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट मतलब प्लान, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च डिजाइन। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? रिसर्च डिजाइन बोलेंगे। सॉरी। हाइपोथेसिस क्लियर हुआ क्या? सैंपल ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर पॉइजनिंग हुई है तो आप कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे? तो जग जाहिर क्वेश्चन का जग जाहिर आंसर क्या था उस टाइम पे? उन्होंने एक्सेप्ट, आरआरबी ने इसमें एक्सेप्ट क्या किया था? उन्होंने एक्सेप्ट भी एट्रोपिन सल्फेट को ही किया था। बहुत सारे बच्चे गलती से क्या लगा के आए थे? एडीआर लगा के आए थे, एड्रेनलिन लगा के आए थे। एड्रेनलिन नहीं होगा, क्या होगा? एट्रोपिन सल्फेट होगा। क्या होगा? एट्रोपिन सल्फेट होगा। अच्छा, इसमें से परसेप्शन डिसऑर्डर कौन सा होता है? तो परसेप्शन की अगर बात करें तो उसमें डिल्यूजन आता है। क्या? डिल्यूजन जो होता है वो परसेप्शन डिसऑर्डर नहीं होता है, थिंकिंग डिसऑर्डर होता है। एपैथी, ऑब्सेशन होना, ये सारे थिंकिंग में आ जाएंगे। राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है? वो हेलुसिनेशन जाने वाला है। क्या जाने वाला है? वो हेलुसिनेशन जाने वाला है। साइकेट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग कि एक हेलुसिनेशन होता है, एक क्या होता है? इल्यूजन होता है। क्या होता है? इल्यूजन होता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इस कन्फ्यूजन का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर कोई चीज़ हेलुसिनेशन मतलब कि कोई भी स्टिमुलस है नहीं, हेलुसिनेशन से याद रखेंगे कि है नहीं, क्या आपका कोई स्टिमुलस नहीं है, तो वो क्या है? आपका हेलुसिनेशन है। कुछ भी नहीं है लेकिन क्या परसीव कर रहे हो आप उस चीज़ को, वहाँ कुछ है ऐसा करके। इल्यूजन मतलब रॉन्ग परसेप्शन होना। क्या होना? रॉन्ग परसेप्शन होना। रखी गई है वहाँ पे पेन और आपको क्या दिख रहा है? वो वहाँ पे किताब रखी गई है, तो वो क्या हो गया? आपका रॉन्ग परसेप्शन हो गया। क्लियर है क्या? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है? आपका सी जाने वाला है। विच मोड ऑफ इनहेरिटेंट इज फाउंड इन अ सिस्टिक फाइब्रोसिस? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये रिसेसिव क्या होता है? तो रिसेसिव को पहचानने का एक तरीका है। रिसेसिव एक होता है डोमिनेंट नेचर, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट नेचर मतलब या तो मम्मी के पास हो या पापा के पास हो और वो बच्चे में चला जाए, वो क्या होता है? आपका डोमिनेंट होता है। ठीक है। एक रिसेसिव क्या होता है? आप लोग ध्यान से सुनो। रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव मतलब होता क्या है कि पापा के पास भी सेम नेचर होना चाहिए, मम्मी के पास भी सेम नेचर होना चाहिए, तब जाके वो बच्चों में आएगा। वो होता है रिसेसिव। डिजीज के साथ भी सेम है कि वो डिफेक्टिव जीन पापा के पास भी होना चाहिए और मम्मी के पास भी होना चाहिए, तब जाके वो किस में आएगा? बच्चे में आएगा। उस तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है सिर्फ पापा को प्रॉब्लम है मम्मी को नहीं है तो ये हो जाएगा, दोनों को चाहिए ही चाहिए तब जाके ये होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है? वो ए जाने वाला है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट। तो रोडेंट से कौन ट्रांसमिटेड होता है? तो रोडेंट से भाई साहब इबोला वायरस ट्रांसफर होते हैं। कौन सा ट्रांसफर होता है? इबोला वायरस ट्रांसफर होता है। कहाँ से? रोडेंट से। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें कौन सा आंसर करके आए थे? नॉरवॉक वायरस करके आए थे और पछता रहे थे आंसर करके आने के बाद। सो इसका आंसर क्या जाने वाला है? वो डी जाने वाला है। ठीक। सो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस, कौन सा फेज चल रहा है? इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको, जो भी सोचा है अब उस पर काम करना है, एक्शन फेज है ये। नर्स नीड द कॉम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। अगर एक्शन लेना है तो आपके पास कॉग्निटिव स्किल होना चाहिए, सोच विचार के एक्शन लो। इंटरपर्सनल स्किल भी होना ही चाहिए, मेंटेन रख पाओ उस चीज़ को। साइकोमोटर एक्टिव स्किल होना चाहिए। आपके पास स्टेथोस्कोप रखा हुआ, यूज करने ही नहीं आ रहा है तो कैसे होगा? तो इसके लिए आपके पास कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और साइकोमोटर स्किल होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है यहाँ पे? राइट आंसर आपका डी जाने वाला है। क्लियर है क्या? आशा करती हूँ क्लासेस अच्छी लग रही है। क्लासेस अच्छी लगे तो जिनको ये चाहिए कि आरआरबी का प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न क्या रहा है वो क्लासेस देखें और क्लासेस शेयर करें। क्लासेस शेयर करने के बाद आप बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो भी होता है उसको जो है दबाएं, बाकी ऑन करके रखें ताकि आपको क्लासेस का बाकी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है हार्ट का? तो इनर मोस्ट लेयर से भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि हार्ट का जो है इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? तो इंडोकार्डियम होता है। क्या होता है आपका? इंडोकार्डियम होता है हार्ट का इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी है। एन एग्जैक्ट रिटन रिपोर्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट। तो अगर कन्वर्सेशन को आप क्या कर रहे हो, रिटन रिपोर्ट ले रहे हो, एग्जैक्टली क्या लिखा है, क्या कन्वर्सेशन हुआ है, तो उसको प्रोसेस रिकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोसेस रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिटन अकाउंट रिकॉर्डिंग होता है, ट्रांसफायर ड्यूरिंग द इमीडिएट फॉलोइंग द नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। इट इज रिकॉर्डिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन द पेशेंट एंड नर्स ड्यूरिंग इंटरव्यू इंटरेक्शन। ठीक है, इन द साइकेट्रिक सेटअप। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? सो राइट आंसर इसका क्या है? बी है। अच्छा, फिफ्थ वाइटल साइन में काफी कंफ्यूजन होता है जब SpO2 आ जाए, ठीक है, और क्या आ जाए आपका? पेन आ जाए इसमें। लेकिन भाई साहब पेन को ही एक्सेप्ट किया गया है। तो जब भी अब अगर आता है कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है तो आप आंसर क्या करके आओगे? पेन ही करके आओगे, बाकी चीजें नहीं। कौन ये बोला है? तो ये एक्रेडिएशन ऑफ अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, कौन बोला है ये? ICAHO, एक्रेडिएशन ऑफ अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, डिक्लेयर किया है कि पेन ही जो है वो इंडिकेटर होता है किसका? फिफ्थ वाइटल साइन का। और इसको मस्ट बी मेजर अलोंग विद एग्जिस्टिंग वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन के साथ आप पेन को भी जो है वो असेस करो। लेप्रेसी को क्या बोलते हैं? लेप्रेसी एक डर्मा कंडीशन है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसका दूसरा नाम क्या है? हैंसेन डिजीज। HL याद कर पाएंगे क्या आप लोग? HL याद करिए आप लोग। HL क्या है? हैंसेन डिजीज है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी है। तो लेप्रेसी को हैंसेन डिजीज बोलते हैं। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस कंडीशन होता है जो किससे कॉज होता है? कोई पूछे तो आप बता देना आंसर, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हो? अनुराधा मैम से पढ़ रहे हो। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से कॉज होता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी क्या होता है? मल्टीप्लाई स्लोली विद द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। ठीक है, अच्छा, इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 5 ईयर्स देखने को मिलता है। किसका? लेप्रेसी का। सिम्टम्स विद इन 1 ईयर भी आ सकता है और ये टाइम भी ले सकता है। कितना? 20 ईयर्स भी ले सकता है, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। अफेक्ट किसको करता है? स्किन को करता है, पेरिफेरल नर्व्स को करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा को करता है। मल्टी ड्रग्स थेरेपीज में जो होता है यूज किया जाता है। डेप्सोन जो होता है उसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अगर कोई पूछे कि लेप्रेसी का जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो लेप्रेसी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है आपका? क्या होता है? डेप्सोन होता है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा होता है? वेक्टर के एग्जाम्पल में टिक्स आता है। क्या आता है? टिक्स आता है। टेप वॉर्म, माइस,
स्क्वायरल्स नहीं आते हैं, क्या आते हैं, टिक्स आते हैं। एक्सपेक्टेड डेट क्या है, डिलीवरी डेट को कैलकुलेट करने के लिए उसको नेगल्स फॉर्मूला बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक मदर आई हुई है एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए और उसका लास्ट LMP कब रहा है, तो उसका LMP रहा है 7 अप्रैल। कब रहा है, 7 अप्रैल 2023। ठीक है, अभी जो है वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट उसका कब का होगा, तो फॉर्मूला निकालने का भी है कि आपको पता होना चाहिए कि LMP क्या था प्लस 9 मंथ, उसके बाद क्या 7 डेज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, या फॉर्मूला याद करके बैठो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन किससे भी आ सकता है, फॉर्मूला दे दिया जाए और पूछ लिया जाए ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, सो क्लियर हुआ क्या, तो नेगल्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ECT थेरेपी देने से पहले आप क्या क्या एडमिनिस्टर करते हो, ECTP थेरेपी देने से पहले आप एट्रोफिन सल्फेट एडमिनिस्टर करोगे। क्या एडमिनिस्टर करोगे, एट्रोफिन सल्फेट जो है वो एडमिनिस्टर करोगे आप। जब एडमिनिस्टर करोगे तो पर्पस क्या है, ECT देने से पहले, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से पहले इसका पर्पस क्या है कि रिड्यूस कर दे सिक्रीशंस को। तो भाई साहब आपने सुना होगा कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक आता है और क्या आता है, पेरिफेरल जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक आता है। ठीक है, पेरिफेरल में और क्या, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सारे सिस्टम को इंक्रीज कर देता है। कौन से सिस्टम को जो है वो लोअर डाउन करता है, तो आपका एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, और दूसरा कौन सा सिस्टम है, तो दूसरा आपका किडनी वाला हो गया, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम को क्या करेगा, डाउन कर देगा, एक्सेप्ट कौन सा, तो डाइजेस्टिव और किडनी जो है उसको क्या करेगा, इनहांस करेगा। तो एट्रोफिन सल्फेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको इनहांस करता है। सिंपैथेटिक मिमिक्स ड्रग्स होता है ये, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस करेगा, किसको करेगा, किसको करेगा, सिक्रेशंस को ये कम कर देगा। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है, वो डी जाने वाला है। एंजाइटी को कम कर दे, मसल्स को सक्सिनिल कोलिन देते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। सो एट्रोपिन सल्फेट देने का मेन 2 रीजंस होता है। पहला ये होता है कि जो पोस्ट एक्टल ब्रैडी एरिथमिया देखने को मिलेगा, वेगल स्टिमुलेशन की वजह से उससे बचाया जा सके। ठीक है, दूसरा क्या है, सिक्रीशंस जो निकल रहे हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक से उसको भी क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो आपको ये तो पता है कि सिक्रीशंस को कम कर सकता है, लेकिन पोस्ट एक्टल ब्रैडी एरिथमा को जो है वो रोकने से बचा सकता है वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, क्योंकि हम एट्रोपिन सल्फेट दे रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या। सो आपके COPD में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या नहीं आती हैं, इसमें पूछा है नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है तो ऑप्शन पे तब तक मत जाओ जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है। ठीक है, सो पहला क्या आएगा, COPD में क्या क्या देखने को मिलता है, अस्थमा देखने को मिलता है। COPD ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रोंकाइटिस भी आता है, एम्फीसीमा भी आता है। COPD में निमोनिया को नहीं लिया गया है। ठीक है, किसको नहीं लिया गया है, निमोनिया को नहीं लिया गया है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है। ठीक है, निमोनिया नहीं है। ये आगे आया है स्लाइड। द प्राइमरी पर्पस क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर करने का बच्चों में अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ताकि वो डिक्रीज कर सके किसको, प्रोटीनूरिया को। ठीक है, अच्छा वजाइना की जो एसिडिटी होती है वो किसके थ्रू मेंटेन होती है, तो वजाइना की एसिडिटी अगर देखा जाए तो डॉर्डर लाइन बेसिलाई जो होता है वो काफी मेजर रोल प्ले करता है उसकी एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं करता है भाई साहब। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा इसका आंसर आप जरूर करें, कोशिश करिए आप लोग, मैं इंतजार कर रही हूँ, आंसर करें आप लोग। ठीक है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज व्हाट। तो प्राइमरी पर्पज क्या है, एडमिनिस्टर करे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, किसको, बच्चे को, किसके साथ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ।
तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सके इसलिए, प्रोटीनूरिया को कम कर सके इसलिए। सो राइट आंसर क्या है आपका, प्रोटीनूरिया को कम कर सके, ठीक। इन्फ्लामेशन को कम कर सके, तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता है, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने की जरूरत है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कभी बीपी पे काम नहीं करता है, और इन्फेक्शन को बचाता नहीं है, इन्फेक्शन को कवर करता है। जैसे बॉडी में इन्फेक्शन है और आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है, वो आपका बी जाने वाला है। अच्छा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ से सिक्रेट होता है, तो कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रेट होता है। कहाँ से होता है, कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रेट होता है क्या आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इंट्रोसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली यूज फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6। अच्छा, इंट्रोसियस एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, तो इंट्रोसियस को देखो आप लोग कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। नीडल इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, बोन में इंसर्ट करेंगे, और फ्लूइड को जो है, मेडिसिन को जो है वो इंजेक्ट करेंगे बोन में, ठीक। तो इंट्रोसियस क्लियर हुआ। तो डायरेक्टली अगर आप बोन में कोई मेडिसिन इंसर्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। द लीगल डेफिनेशन ऑफ अ डेथ दैट फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन पर्टेन टू द सीजेशन ऑफ पल्स, रिस्पिरेशन, सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी, तो फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इन इट्स एंटायरिटी, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है आपका, डी है। सो कौन सा एंजाइम जो होता है वो डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता, लाइपेज जो होता है वो नहीं होता है। लैक्टेज आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, सुक्रेज भी जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, माइलेज। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, फैट को तोड़ता है, किसमें, वाटर सोल्यूबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो लाइपेज जो होता है ऐसा फैमिली एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइज करता है फैट को, ठीक है। क्लियर है क्या, अच्छी बात है। What is the number of chromosome present in the gametes, egg and sperm of a human being? कोई क्रोमोजोम नहीं है, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो एग जो है, एग और स्पर्म के ह्यूमन में वन सेट ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 सेट नहीं देखने को मिलेगा, पेयर्स में ही होते हैं, तो पेयर्स में ही तो होगा, तो ये 1 सेट है ना, ठीक है। क्लियर है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, बी है। क्वेश्चन घूमेगा भी, तो क्वेश्चन अगर घूमेगा तो आप मत घूम जाइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सोचिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा, आपका आरआरबी का प्रीवियस ईयर का पेपर का जो एक और है सॉल्यूशन मेरे पास रखा हुआ है, वो भी मैं करा दूंगी। उसके बाद आपके पास ये रहेगा कि हाँ पेपर कैसे आता है, ये आपको पता है, कितने लेवल का आने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता है। कॉन्सेप्ट के साथ में आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई सा भी पेपर जो है वो निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये छोटा की हूं मैं, इतना ईजी नहीं था, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन बीट कर जाओगे। द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर इज डन थ्रू व्हाट। अगर ग्लास वेयर की बात करें तो किससे आप जो है वो स्टेरिल करोगे, ह्यूमिक, ड्राई हीट से, मॉइस्ट हीट से, डिसइंफेक्शन से। तो आप अगर ग्लास वेयर की बात करें तो ड्राई हीट यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, ड्राई हीट यूज करोगे। सो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, सी है। मोस्ट इफेक्टिव एंड यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ग्लास वेयर इज अ ड्राई हीट यूजिंग हॉट एयर ओवन। ड्राई हीट मेथड को क्या बोलते हैं, हॉट एयर ओवन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, होता कैसे है, जो आपका ग्लास वेयर्स पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या देखने को मिलता है, डीजनरेशन देखने को मिलता है, और ऑक्सीडेशन हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स का, तो स्टेरिलाइज हो जाते हैं वो सारे कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो किस में देखने को मिल सकता है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया में ग्लूकोज टॉलरेंस देखने को मिल सकता है। इनटॉलरेंस मतलब डाइजेस्ट ही ना हो, ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा चाहिए, लेकिन टॉलरेंस जो है वो हाइपर इंसुलिनीमिया में देखने को मिलता है। सो राइट आंसर क्या है आपका, बी। सो हाइपोपिट्यूटरिज्म जो होता है ये रेयर डिसऑर्डर होता है प्राइमरी ग्लैंड्स का, ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म जो होता है।
ये इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हाइपर इंसुलिनेमिया जो होता है, एबनॉर्मल लेवल होना किसका, इंसुलिन का, कहाँ पे, ब्लड ऑफ अ पर्सन में या एनिमल्स में, ठीक है। अच्छा, फाइट फ्लाइट जो कंडीशन होता है, सब कुछ देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वन। तो फाइट फ्लाइट को याद करने से पहले आप वो क्लास याद करो नर्वस सिस्टम में, जो मैं बहुत अच्छे से कुत्ता पीछे पड़ा है वो वाला क्लास समझाई हूँ, ठीक है। सो फाइट फ्लाइट की कंडीशन मतलब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिव होना। अब बताओ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है तो कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत होगा। क्या ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहीं पे मात खा गया, कार्डियक आउटपुट कम नहीं, कार्डियक आउटपुट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट की बात की थी वो सी जाने वाला है। क्लियर है क्या, अच्छी बात है। द टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट डन टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ फॉर मेडिकल लीगल पर्पस, उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉरेंसिक बोलते हैं। अगर मेडिकल पर्पस से आप ऑटोप्सी कर रहे हो तो वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, फॉरेंसिक है। वो डायग्नोसिस नहीं है, क्लिनिकल नहीं है, रिसर्च नहीं कर रहे हो आप, मेडिकल लीगल केस है। तो राइट आंसर क्या है आपका, डी है। साइको एनालिसिस के पप्पा किसको कहते हैं, आंसर करो। इसका आंसर क्या जाने वाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि क्वेश्चन हर जगह से उठता है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। सो साइको एनालिसिस के पापा कौन है, सिगमंड फ्रॉइड जी हैं। कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। सो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ए है। विच अमंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटिक एक्शन, तो फैगोसाइटिक एक्शन कौन करता है आपका, न्यूट्रोफिल करेगा, इस्नोफिल करेगा, पॉलीमर, बेसोफिल। तो कौन करता है, न्यूट्रोफिल करता है। कौन करता है, न्यूट्रोफिल करता है। अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन। अच्छा, एक टीचर जब क्लास में जाने से पहले वो प्रिपेयर करता है एक प्लान को ताकि बच्चों को पढ़ा सके, उसको लेसन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसन प्लान बोलते हैं। आपको पढ़ाने से पहले भी पढ़ना होता है, तब जाके इंसान जो है वो सामने आता है और पढ़ाता है। यूनिट प्लान जो होता है वो पूरा कंप्लीट यूनिट प्लान होगा, ठीक है। यूनिट प्लान में बहुत सारे जो होते हैं कंटेंट आते हैं। कोर्स प्लान पूरा कितने दिन में कैसे कंप्लीट होगा ये होता है, मास्टर प्लान अलग होता है। सो राइट आंसर क्या आपका, बी है। तो फर्स्ट नर्सिंग फिलोसफी ऑन अ हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हाट। तो फर्स्ट अगर नर्सिंग फिलोसफी की बात करें हेल्थ पे तो किसने दिया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने दिया है। किसने दिया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने दिया है। So which one of the following is the scope of nursing research, तो नर्सिंग रिसर्च का स्कोप का रीजन क्या होता है, तो ताकि वो नॉलेज को डेवलप कर सके, आंसर को दे सके, असेसमेंट कर सके, कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके, नहीं, नॉलेज पे ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सो राइट आंसर क्या है वो आपका डी है। अच्छा, ओवर ग्रोथ होना किसका, बोन का और सॉफ्ट टिश्यू का, उसको क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम एड्रिनल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर है। आप इंडोक्राइन में पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, इंडोक्राइन में पढ़े हो आप। गोइटा टिटानी नहीं होगा। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, एक्रोमेगाली होगा। अच्छा, एक्रोमेगाली क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड टू मच ग्रोथ ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पिट्यूटरी ग्लैंड आई स्मॉल ग्लैंड दैट बेस ऑन योर ब्रेन, ठीक है। जीएचओ नंबर ऑफ अदर हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है। एयरबॉर्न डिजीज कौन सा होता है बच्चों, एयरबॉर्न डिजीज आपका मीजल्स होता है। क्या होता है, मीजल्स होगा। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फूड बॉर्न डिजीज है। कॉलेरा आपका जो है वो भी कंटामिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज है, फूड एंड वाटर। टाइफाइड भी आपका फूड एंड वाटर है, लेकिन मीजल्स आपका एयर बॉर्न डिजीज है। क्या है, एयर बॉर्न डिजीज है। अच्छा, स्पर्म, मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लो, इसका भी क्वेश्चन आ गया था। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होती है, सम टाइम हेरिटेबल होती है। क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है, हेरिटेबल होती है। अगर डिफेक्टिव जीन गया है तो कहते हैं ना ये कंजेनाइटल हेरिटेबल डिजीज है, जो मम्मी को था वो किसको हो गया, बच्चे को भी हो गया, ठीक है। ये जीन थेरेपी जो होती है वो क्या होती हैं, सम टाइम
इरिटेबल होती है। डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द सेल दैट रिप्रोडक्टिव सेल, एग, स्पर्म in the body. This type of therapy allow the correction of disease causing gene variant that are certain to be passed down from the generation to generation. One of the following is not a common cause of increased intracranial pressure. तो किसकी वजह से इनका ICP नहीं बढ़ेगा? तो सब एरेक्नोइड हेमरेज है तो ICP बढ़ेगा। ब्रेन ट्यूमर है तो बढ़ेगा क्या ICP? आप आंसर करो, बढ़ेगा। चलो अच्छी बात है, बढ़ेगा ना, ठीक है बढ़ेगा। वायरल इंसेफ्लाइटिस है तो बढ़ेगा। आपके ब्रेन की जो लेयर है उसमें जो होता है इन्फ्लामेशन हो गया, क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हेडेक है तो क्या बढ़ेगा? जी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। जो आंसर कर रहे हैं ना वो मिले मुझे सामने, फिर बताती हूँ, सारी मेहनत खराब हो गई है। कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है? टू मच CSF फ्लूइड का होना, ठीक है, कहाँ पे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्लीडिंग देखने को मिलना, सोलोविंग देखने को मिलना, मतलब स्वेलिंग होना, एनोरिज्म होना, ब्लड पूलिंग होना, ठीक है, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी होना, ब्रेन ट्यूमर होना। अच्छा, पियाजेट थ्योरी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पियाजेट थ्योरी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। आरआरबी वालों को हल्के में मत लो, वो एक लाइन का क्वेश्चन देंगे लेकिन क्वेश्चन को स्टेट पूछ लेंगे। तो स्टेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। उसमें तो कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो पियाजेट थ्योरी में जो आपका प्री ऑपरेशन स्टेज होता है वो क्या होता है, उसको क्या कंसीडर करोगे आप? तो प्री ऑपरेशन स्टेज आपका 2 से 7 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। सो सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम बात करें तो 2 साल के बच्चे आएंगे उसमें, अगर सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो। और प्री ऑपरेशन में 2 से 7 साल के। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज मतलब कि देख के चीजें समझें, वो 7 से 11 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। फॉर्मल जो होंगे वो अप टू मतलब 12 साल के बच्चों के बाद उनको सब कुछ समझ में आने लगता है। अगर कोई सवाल करे, एक पीडियाट्रिक बच्चा है वो 5 साल का है, कितने साल का है? 5 साल का है, 5 ईयर का बच्चा है। बच्चा कितने साल का है? 5 ईयर का बच्चा है और उसका ऑपरेशन हो रहा है, आप उसको कैसे समझाओगे? तो उसका स्टेज कौन सा है? अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक। अच्छा, पर्सन हु वर्क हार्ड टू इंक्रीज हिज वेल्थ इज सेटिस्फाइंग हिज। अच्छा, अगर वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक, हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो अपने वेल्थ को बढ़ा सके, वो कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है? अपने सेकेंडरी मोटिव्स को, पर्सनल मोटिव्स को, सोशल मोटिव्स को या बायोलॉजिकल? तो भाई अपने पर्सनल मोटिव्स को वो सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। सो बाकी तो नहीं है बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल मोटिव्स, ठीक है। मेडिटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेन मैनेजमेंट बाय व्हाट? तो मेडिटेशन जो होता है एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। ओपोइड्स आपका मेडिकेशन में आता है, मतलब फार्माकोलॉजिकल है। एनसेड भी आपका फार्माकोलॉजिकल है। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है? वो डी जाने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लैक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? तो किसमें जो होता है वो कम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन? तो वो पैरासीटामॉल है। क्या है? आप PCM है। बाकी सब में जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक। सो विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो उसको क्या बोलते हैं? लाउडनेस बोलते हैं। अगर साउंड की इंटेंसिटी की बात करें तो वो लाउडनेस होता है। क्या होता है? लाउडनेस होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है तो अच्छी बात है। So a pattern of adjustment followed by an individual to relieve the anxiety known as defense mechanism। क्या बोलेंगे? अगर एंजाइटी को रिलीव करना है तो ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे। सो राइट आंसर क्या है आपका? डी है। अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आपको ये पता होगा, डिनाई करना, ठीक है। सिन्हाल मीन से क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग। सिन्हाल एक वेबसाइट होती है
जिसपे अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, रिसर्च किस पे करना है ये चाहिए, तो आपको सिन्हाल वेबसाइट पे अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा। ये एक तरह का क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ लिटरेचर। अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आता है ये क्वेश्चन, किस्मत अच्छी हुई तो फिर से उठा के ये क्वेश्चन दे देगा वो। सो क्यूमुलेटिव, अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपके 7 से 8 या लगभग, अगर जितना पेपर आप सॉल्व करते हो 10 से 15 क्वेश्चन आपके फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। सो ईच पर्सन क्रिएटिंग हिज और हर ओन यूनिवर्स थ्रू हिज और हर परसेप्शन। तो अपने द्वारा बनाया गया जो परसेप्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं कि रीजनिंग बोलते हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। अपने द्वारा अगर कुछ बनाया गया है तो उसको क्रिएटिव थिंकिंग बोलेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज व्हाट, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात, अच्छा बच्चों में जो होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है क्योंकि उनके बॉडी में फैट्स उस टाइम पे कम होते हैं। क्या होते हैं, फैट कम होते हैं, इस वजह से एडिपोज टिश्यू कम होने की वजह से जो है वो बॉडी टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। इसीलिए ठंड में हमें क्या खाना होता है, फैट खा सकते हो आप अच्छे से, गर्मी में तो नहीं खा पाओगे, उससे और गर्मी लगेगी, ठीक है। The organelles concerned with the metabolic process are present inside the cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म में ही आपका जो होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस देखने को मिलता है। एम्बोलिज्म का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, थ्रोम्बस होना होता है। क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्म होना सबसे कॉमन कॉज हो सकता है एम्बोलिज्म का। अच्छा, डिनोट वन हु आर नेवर कंप्लीटेड अ प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ विएबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, नली पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो 22 वीक्स को कभी भी क्रॉस नहीं की हो ऐसी प्रेग्नेंट लेडी, तो उसको नली पैरा बोलते हैं। एक होता है नली ग्रेविडा, नली पैरा क्या होता है, हु इज प्रेग्नेंट दैट विच हैज नॉट क्रॉस द 22 वीक्स, ठीक है। तो नली पैरा क्लियर हुआ। एक होता है नली ग्रेविडा, जो कभी प्रेग्नेंट ही ना हुई हो, ठीक है, हु नेवर बीन प्रेग्नेंट, कॉल क्या बोलेंगे, नली ग्रेविडा बोलेंगे। एक क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा होता है। तो मल्टी ग्रेविडा क्या होता है आपका, वुमेन हु कैरी मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टी ग्रेविडा मतलब हु कैरी मल्टीपल प्रेगनेंसी, 2 3 4 5 ऐसा मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। परप्यूरा जो होता है, अ वुमेन हु हैज गिवन 10 चाइल्ड, बहुत ही जल्दी जल्दी उन्होंने कितने बच्चे को जन्म दे दिया है, 10 चाइल्ड्स को जन्म दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, परपियरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपियरा बोलते हैं। क्लियर है क्या? आशा करती हूँ क्लासेस अच्छी लगी हैं। क्लासेस अच्छी लगी हैं, सॉल्यूशन पैटर्न पसंद आया है तो क्लासेस शेयर करो आप। और इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर का जो है वो जल्दी लेके आऊंगी मैं, ठीक। उसके बाद आगे हम जो आरआरबी में आने वाला है बाकी सब्जेक्ट छोटे छोटे, उस पर हम जरूर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।